हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस एक ही वीडियो में आपको पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। और उन एमसीक्यू की लैंग्वेज मैंने वही रखने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही बोधी नेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किस देश की सुचाता चुआंगशी ने जीता। तो इस बार की 2025 की जो मिस वर्ल्ड है वो बनी है आपकी सुचाता चुआंगशी, और ये है थाईलैंड की। इनका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचाता चुआंगशी को ओपल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 31 मई 2025 को हैदराबाद में प्रतियोगिता आयोजित करी थी, जिसमें ये 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, और जो आपकी प्रथम उप विजेता रही यानी कि फर्स्ट रनर अप रही, वो रही आपकी मिस इथोपिया हसेटे डेरजे अदा मासू। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं। और टोटल इसमें 108 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, और ऐसा पहली बार हुआ है थाईलैंड के लिए कि उनके यहाँ की कोई लेडी आपकी मिस वर्ल्ड बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य भी शामिल थे। तो इंडिया ने टोटल आपके 24 पदक जीते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विशेष रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के संरक्षण, अध्ययन और दस्तावेजीकरण को समर्पित किया था। तो देखो, पेपर में आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपसे सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि टाइगर मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या टाइगर मैन के नाम से जो प्रसिद्ध है वाल्मीकि थापर, उनका संबंध किस उद्यान से। वो आपको इतनी लंबी सी कहानी सुनाएगा, उसके बाद मेन क्वेश्चन पूछेगा। तो वैसा ही मैंने पूछने का प्रयास किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात व एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है वो अभी भी जारी है। वो हर चीज पर टैरिफ को ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस हिसाब से वो चेंज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 50%। तो पहले 25% था, उसे बढ़ाकर उन्होंने एकदम दुगुना कर दिया। कितना कर दिया? 50% कर दिया। और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो भी खराब इस्पात या एल्यूमिनियम वो अमेरिका नहीं आएगा, और अमेरिका की जो इस्पात और एल्यूमिनियम की जो कंपनीज है उनको इससे बेनिफिट होगा। ये उनके पीछे इसका रीजन था। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अब एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री 8 जून को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे मेरे, तो इसका आंसर आप इजीली बता दोगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला आपके दूसरे व्यक्ति बनने वाले हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। और इन्हें अंतरिक्ष कौन भेज रहा है? इन्हें अंतरिक्ष भेज रही है स्पेस एक्स नामक कंपनी। और किस रॉकेट से जाने वाले? फाल्कन 9 रॉकेट से जाने वाले। ठीक है, और राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे व्यक्ति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने हाल ही में ध्रुवा नीति दस्तावेज जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में एक डाक स्टैंडर्ड डिजिटल प्रता प्रणाली बनाना। इस नीति के तहत हर पते में एक डिजिटल और जियो लोकेशन वाला रूप ले लेगा। इससे क्या होगा कि पते से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सुरक्षित रहेगी और सहमति के साथ उसे आसानी से साझा किया जा सकेगा। तो ये जो ध्रुवा है, इसका पूरा नाम बताइए। तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब देखो, ध्रुवा क्या है? ध्रुवा एक प्रकार की एक योजना है जो डाक विभाग ने जारी करी है। इससे क्या होगा कि हर दुकान, हर घर का पता, नाम, शहर, सिर्फ गली नहीं बल्कि उसके जो रियल जो उसका जीपीएस लोकेशन है ना, उसके साथ पते में होगा। तो वो क्या होगा? इजी होगा किसी भी चीज को किसी भी जगह पहुंचाना। तो इससे क्या होगा? पता जल्दी और सही मिलने लगेगा। इमरजेंसी के टाइम पे इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ऑनलाइन जो भी हम सामान खरीदते हैं उसकी डिलीवरी आसान हो जाएगी, और आप अपनी जानकारी को सुरक्षित भी रख सकते हैं, और जब चाहे आप उसे तभी क्या कर सकते हैं? शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अर्जेंटीना में। अभी हाल ही में ये ग्लेशियर चर्चाओं में इसलिए आया था क्योंकि इस ग्लेशियर की जो बर्फ है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम हो गई है, तो इसलिए चर्चाओं में था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो जो आपके ग्लेन मैक्सवेल हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और उन्होंने इसीलिए संन्यास लिया है क्योंकि जो आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उस पर ही अपना पूरा फोकस रखना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने ओडीआई जो टेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, उससे क्या किया है? इन्होंने संन्यास ले लिया है।
अगला क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो ये सैन्य अभ्यास होता है आपके भारत और मंगोलिया के बीच। देखो, ये जो आपका नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया के बीच बारी बारी से होने वाला वार्षिक अभ्यास है। 2025 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि कब से कब तक होगा? 31 मई से 13 जून तक होगा। और कहाँ होगा? उलानबतर मंगोलिया में होगा। और इसका जो पुराना लास्ट ईयर का जो संस्करण था 2024 में, वो हुआ था उमरोई में, मेघालय में। ठीक है, तो पिछले बार मेघालय में हुआ था, तो इस साल कहाँ है? इस साल मंगोलिया में, बारी बारी करके होता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर जीता। फाइनल का ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये फाइनल का मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। फाइनली 18 सालों के बाद आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में मैच हुआ था पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच, जिसमें आपके रॉयल चैलेंजर्स जीते, और ये मैच हुआ था आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के कितने प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, जैसा कि महानियंत्रक लेखा द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों में बताया गया? महालेखा नियंत्रक ने अभी अपने आंकड़े जारी करे, उसमें उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कई सारे आपके आंकड़े दिए, कितनी जीडीपी रही, ये रहा। तो उसी में उन्होंने जो फिजिकल डेफिसिट था वो बताया कि जितना उन्होंने लक्ष्य रखा था 2024-25 के लिए 4.8, उतना ही उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और अगले साल यानी इस साल के लिए कितना रखा है? 2025-2026 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट रखा है वो रखा है 4.4%। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस में आपका एग्जाम हुआ था लोअर का, उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के अनुसार यदि सभी कृषि सहायता अप्रत्यक्ष सब्सिडी के बजाय सीधे किसानों को प्रदान की जाए तो प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से कितनी राशि प्राप्त हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 35,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर पीयूष चावला ने किस निर्णय की घोषणा की है? तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, पीयूष चावला जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ने किस देश को विशेष गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ढांचे के तहत 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को नवीनीकृत कर वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो वर्ष 2019 में शुरू हुआ था? रिसेंटली अंडर ए स्पेशल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट इनिशिएटेड इन 2019, इंडिया रिन्यूड a $50 million ट्रेजर बिल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मालदीव के लिए। अब देखो, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक तरीके का सरकारी उधार लेने का तरीका है। भारत सरकार रिजर्व बैंक के जरिए इन बिलों को जारी करती है, जिससे वो कुछ समय के लिए क्या कर सके? पैसे इकट्ठा कर सके। और ये छोटे समय के लिए होते हैं, जैसे 91 दिन के लिए या 182 दिन के लिए या 364 दिन के लिए। ठीक है, और इन पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। बस सरकार क्या करती है ना, सस्ते दामों में बेचती है। जैसे कि मान लो आपका 100 रुपए का कोई ट्रेजरी बिल है, तो गवर्नमेंट उसे 95 रुपए में बेचेगी और बाद में आपको क्या होगा? 100 के 100 वापस कर देगी। तो जो 5 रुपए है ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, तजाकिस्तान में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है आपको, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यह सम्मेलन यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के सहयोग से आयोजित किया हुआ था। यह सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया था, या इस सम्मेलन का कोई औपचारिक घोषणा पत्र नहीं निकाला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो आपका सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन, ये सम्मेलन यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन के सहयोग से आयोजित हुआ था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ का है? अगला क्वेश्चन है, दुशांबे ग्लेशियर घोषणा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दुशांबे ग्लेशियर जो घोषणा है, इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्लेशियरों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना। हाल ही में खोजी गई दीर्घ अवधि रेडियो ट्रांजिट वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है आपको, यह खगोलीय वस्तु हर 44 मिनट में रेडियो तरंगे और एक्सरे दोनों उत्सर्जित करती हैं। इसे हाल ही में खोजी गई एक नई खगोलीय श्रेणी का हिस्सा माना गया है, या यह वस्तु सौरमंडल के भीतर स्थित है और सूर्य की परिक्रमा करती है। देखो, आपके जो भी पीसीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, फिर यूपीएससी तो है ही आपका, इन सारे एग्जाम्स में आपसे कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इससे क्या होता है कि आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है या नहीं है ये पता चलता है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, केवल फर्स्ट और सेकंड। तो केवल फर्स्ट और सेकंड इसका ठीक है, तीसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में समाचार पत्रों में रहे जस्टिस यशवंत वर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है, बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार उनके खिलाफ संसद के अगले सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपसे करंट का क्वेश्चन भी पूछ लिया और करंट के साथ साथ आपकी पॉलिटी की नॉलेज भी इसमें चेक हो गई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेहतर यही रहता है कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करें। और ये इसी का इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2027 और जातीय जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगेन आपको 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो पहला है जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा चरण 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में शुरू होगा। ये क्वेश्चन आपका, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके पहला और, देखो दूसरा वाला इसीलिए गलत है क्योंकि जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है 1 मार्च 2027 से, ठीक है। तो ये आपको तभी पता होगा जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई, बिल्कुल ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत एक पेड़ माँ के नाम के पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया, ये भी करेक्ट है। और एक पेड़ माँ के नाम पहल केवल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और फर्स्ट और सेकंड आपका दोनों ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो विश्व पर्यावरण दिवस अभी हमने 5 जून को बनाया था और इस पर जो लॉन्ग वीडियो है वो भी मैंने अपलोड करी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से बनाना शुरू हुआ, क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और कौन सी एजेंसी इसे बनाती है। अच्छा, इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी आपकी बीट दी प्लास्टिक, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों में फैली जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी बफर क्षेत्र की स्थापना करनी, यानी कि वहां पे बहुत सारे पेड़ लगाने, ठीक है। तो ये है आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरगद का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किए गए भारत जैन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, गलत है। भारत द्वारा विकसित जरूर है बट सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये जो भारत जैन लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने, ये क्या कर सकता है, ये एक स्वदेशी रूप से विकसित एक एआई मॉडल है, ठीक है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान की किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है? तो अभी हाल ही में खीचन और मेनार को भी रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो टोटल रामसर साइट जो है इंडिया में वो हो गई है आपकी 91। एशिया में ये सबसे ज्यादा है किसी देश के पास रामसर साइट। और अब राजस्थान में आपकी 4 जो रामसर साइट है वो हो गई है। तो एक तो आपकी सांभर झील है रामसर साइट पहले से ही, और दूसरा जो है वो है आपकी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो आप टोटल जो रामसर साइट है वो राजस्थान में कितनी हो चुकी है? 4 हो। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिससे यह अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण देने में सक्षम होगी? तो फ्लिपकार्ट के साथ आरबीआई का एक समझौता हुआ है। आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को ये लाइसेंस दिया है कि वो क्या कर सकती है, अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन दे सकती है, ठीक है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वो कौन सी है आपकी? फ्लिपकार्ट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का 2025-2028 अवधि के लिए अध्यक्ष चुना गया है? और यहाँ पहली बार मतपत्र चुनाव के माध्यम से चयन हुआ और भारत को 61.7% वोट प्राप्त हुए। India was recently elected as the president of which international organization for the 2025-2028 term, where for the first time the selection was made through a ballot election and India secured 61.7% of the vote. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जो है भारत अध्यक्ष चुना गया है, कौन से टर्म के लिए? 2025 से 2028 के लिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, बिल्कुल गलत है, कम करने के लिए दी गई थी। 2023-24 में इस योजना के तहत 15.14 लाख टन उर्वरकों की बचत हुई है, जिससे सब्सिडी में भी बचत हुई है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा फिर ये तो गलती है, इस योजना का उद्देश्य केवल जैविक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ये योजना केवल उन्नत कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित करती है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। देखो पीएम प्रणाम योजना जो है ये जून 2023 में शुरू हुई थी और खेती में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके इस्तेमाल को कम करना इसका उद्देश्य था, कि जो भी आपके किसान है वो खेती में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करे। इसका लक्ष्य था कि 20,000 करोड़ की क्या करनी है? सब्सिडी को बचाना है। और कैसे बचेगी? तो किसान क्या करे, ज्यादा से ज्यादा जो जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है उसका प्रयोग करे, ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करे अपनी खेती में। तो कर्नाटक ने अकेले ही 30% की इसमें बचत करी है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने मिलकर 58% से ज्यादा ये जो खाद है उसको बचाया है, केमिकल फर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन है असम के दीमा हासाओ जिले में दाओजाली हेडिंग पुरातात्विक स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, नहीं। यह स्थल नवपाषाण कालीन है और लगभग 2700 वर्ष पुराना माना गया है, बिल्कुल ठीक। इस स्थल पर केवल सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण मिले हैं, ऐसा नहीं है। ये स्थल मध्ययुगीन काल का किला है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है बी। देखो अभी क्या हुआ है कि असम में हाल ही में दीमा हासाओ असम का एक जिला है, वहां पे खुदाई हुई है। तो खुदाई के दौरान वहां एक ऐसा स्थल मिला है, वहां से बहुत सारे बर्तन वगैरह मिले हैं और उसको देख के जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने बताया कि ये जो स्थल है ये नवपाषाण काल से संबंधित है और ये करीब 2700 वर्ष पुराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये दिया जाता है आपको नर्सिंग में, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किन 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तो ये करेक्ट है, ठीक है। इन तीनों को जो रक्षा मंत्रालय है उसने मिनी रत्न का दर्जा दिया है श्रेणी 1 में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्सबर्ग। तो कॉन्सबर्ग आपकी नॉर्वे की एक कंपनी है जिसके साथ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अभी मेमोरेंडम साइन करा है कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है दिबांग नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश और असम। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप बाकी सबसे बहुत आगे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।